कारवां पर हमला ये 7वें महीने में हुआ। सड़क एक चट्टानी खड्ड में संकीर्ण हो गई थी। दोनों तरफ ऊंची लाल चट्टानें, बिल्कुल सही मारने की जगह। वे एक उच्च मूल्य कारवां का एस्कॉर्ट कर रहे थे, रेशम, मसाले, लाजवर्द और एक बहुत महत्वपूर्ण यात्री। देवदत्त नाम का एक शाही मंत्री जो उत्तर पश्चिमी सूबों के साथ सीमा संधियों पर बातचीत करने के लिए गुप्त रूप से यात्रा कर रहा था। 20 शाही गार्ड स्केल कवच में विक्रम के 6 भाड़े के सैनिकों के साथ सवारी कर रहे थे। शश को पदोन्नत किया गया था एक तरह से। अब वो 2 वन्य तलवारों के साथ पीछे की ओर सवारी करता था, धूल के बादलों पर नजर रखते हुए। पहला तीर बिना किसी चेतावनी के आया। ये प्रमुख शाही गार्ड के गले में घुस गया। वो बगल में लुढ़क गया गड़गड़ाहट के साथ। फिर चट्टानें फट गईं। 50 डाकू, शायद ज्यादा, दोनों तरफ से झुंड में आए। पहले धनुष, फिर भाला और मुड़ी तलवारें। चीखे, घोड़े बिगड़ रहे थे, बैलगाड़ियां पलट रही थीं। विक्रम ने आदेश दिए, गोला बनाओ, पालकी को बचाओ। शश की दुनिया अगले 10 फीट तक सिकुड़ गई। उसने एक भाले के वार को रोका, मुश्किल से, फिर जब हमलावर अधिक बढ़ गया तो अपनी तलवार उसकी बगल में घुसा दी। गर्म खून उसके चेहरे पर छिटका। उसने तलवार को खींचा और मुड़ा। एक और डाकू, कुल्हाड़ी उठाई। शश झुका, वार की हवा ने उसके बालों को लहराया। वो पेट के पार एक नीचे की कतार के साथ ऊपर आया। आदमी गीली चीख के साथ मुड़ा। वो देखने के लिए नहीं रुका। समय नहीं था। लड़ाई स्टील और चिल्लाहट का धुंधलापन बन गई। उसने विक्रम को 6 धड़कनों में 3 आदमियों को काटते देखा, सुंदर, भयानक किफायत। उसने दूसरे भाड़े के सैनिकों में से एक को, युवा, 20 साल का, मुश्किल, आंख में तीर लगने से बिना आवाज के गिरते देखा। उसने शाही गार्डों को एक एक करके गिरते देखा, अनुशासित, बहादुर, लेकिन संख्या में कम। शश तब तक लड़ता रहा जब तक उसकी बाहें जल नहीं गईं और उसके फेफड़े आग की तरह महसूस नहीं हुए। किसी बिंदु पर उसे एहसास हुआ कि वो पिछले किनारे पर खड़ा अकेला बचा था। विक्रम 20 कदम दूर था, एक गाड़ी की पीठ पर, माथे के पार एक घाव से खून बह रहा था, फिर भी लहरा रहा था। फिर एक भाला उसकी पसलियों के नीचे लगा। विक्रम हैरान देखा। उसने शश की ओर देखा। लड़के, उसने कर्कश आवाज में कहा। वो गिर गया। चुप्पी, अचानक, भयानक। डाकुओं ने पहली लहर जीत ली थी। 50 से लगभग 25 अभी भी खड़े थे। वे हंसे, उन्होंने शवों को लूटा। शश अकेला उनके और पालकी के बीच खड़ा था। उसकी बाईं बांह बेकार लटकी थी, बाइसेप के पार गहरी कटार। खून ने उसकी कुर्ती भिगो दी। माथे के पार एक उथला घाव उसकी दाहिनी आंख में टपक रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। वो मुश्किल से लंबी तलवार पकड़ सकता था। बचे हुए डाकुओं ने उसे देखा। उनमें से एक मोटा आदमी जिसकी दाढ़ी बंधी हुई थी, मुस्कुराया। बस एक पिल्ला बचा है, आसान शिकार। 15 उनमें से लूटने की पार्टी से अलग हुए और आगे बढ़े। शश की सांस गीली, असमान गर्जना में आ रही थी। उसने विक्रम के शरीर की ओर देखा, दूसरे भाड़े के सैनिकों की ओर, शाही गार्डों की ओर जो एक ऐसे आदमी की रक्षा करते हुए मर गए जिसे वे मुश्किल से जानते थे। अंधकार के क्षण शश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लगभग अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार। फिर एक विचार, तेज, स्पष्ट। मुझे अपने माता पिता के पास वापस जाना है। अपनी दादी की देखभाल करनी है। मैं अभी नहीं मर सकता। अभी नहीं। उसने अपनी आंखें खोली। एक फ्लैशबैक, तेज, जैसे बिजली। विक्रम का समूह रात के खाने के पास बैठा था। एक बूढ़ा भाड़े का सैनिक, दाढ़ी में सफेद, ठंडी आवाज में बात कर रहा था। तुम जानते हो कितने युवा लोग इन सड़कों पर मरते हैं? हर दूसरे साल कोई नया चेहरा, हमेशा वही कहानी, बहुत धीमे, बहुत कमजोर, बहुत डरे हुए। विक्रम ने सिर हिलाया था, गंभीर। जो लोग बचते हैं वे वो होते हैं जो तेज मजबूत बनते हैं, तुरंत। उस रात और हर रात उसके बाद शश ने गुप्त रूप से प्रशिक्षण लिया। विक्रम के सोने के बाद, जब कारवां रुका, जब बाकी लोग शराब पी रहे थे और सो रहे थे, वो एक पेड़ के पास गया। अपनी तलवार फिर से घुमाई। जब तक उसकी बाहें जल नहीं गईं, जब तक उसके हाथों से खून नहीं बहने लगा। वो दौड़ा, रात के अंधेरे में, बस ये साबित करने के लिए कि वो कर सकता है। उसने अपनी सहनशक्ति का निर्माण किया, अपनी शक्ति का निर्माण किया। वो जीवित रहना चाहता था। उसे जीवित रहना था। फ्लैशबैक समाप्त हुआ।
नारंगी औरा शश की आंखों के चारों ओर कुछ टूट गया, कुछ अंदर से कच्चा निराकार सतह पर धकेला। उसकी छाती से एक हल्की नारंगी चमक उभरी, झिलमिलाती, अस्थिर। लेकिन वहां 15 डाकू रुक गए, बस एक पल के लिए। शश धीरे धीरे नीचे झुका, अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को स्थिर किया। युद्ध की स्थिति। नारंगी औरा झिलमिला रहा था, उसकी बाहों के चारों ओर, उसके पैरों के चारों ओर। उसकी आंखें खुली, अविचलित, अडिग। हार कोई विकल्प नहीं था। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। उसने लंबी तलवार उठाई, दोनों हाथ बिंदु नीचे। खून टपका, धीमी मोटी बूंदों में। 15 डाकू हिचकिचाए। अगुआ ने घबराहट में हंसने की कोशिश की। वो खत्म हो गया है, बस रोशनी है, आगे बढ़ो। वे दौड़े। शश हिला। ये सुंदर नहीं था, यह अभ्यास की पूर्णता नहीं थी, लेकिन यह अपरिहार्य था। वो पहले आदमी से एक उभरती कटार के साथ मिला, नारंगी झिलमिलाहट में लिपटी तलवार। डाकू की तलवार गीले कागज की तरह अलग हो गई, वैसे ही उसे पकड़ने वाला हाथ, वैसे ही इसके पीछे की छाती। आदमी 2 टुकड़ों में गिरा। शश नहीं रुका। वो घूमा नीचे, दूसरे आदमी के पैर उसके नीचे से ले लिया, तीसरे के गार्ड के अंदर ऊपर आया, गले से बिंदु निकाला, मरोड़ा, खींचा। चौथे ने किनारे से मारने की कोशिश की। शश ने हरकत को महसूस किया, देखने से ज्यादा। वो बगल में हटा, लगभग आलस से, और लंबी तलवार बाहर निकली, आंखों के पार एक ऊंची रेखा। आदमी अपना बर्बाद चेहरा पकड़कर गिरा। बाकी 6 लड़खड़ाए। शश नहीं। वो आगे चला। हर कदम एक खूनी पदचिन्ह छोड़ता था, हर झूला एक शरीर छोड़ता था। जब आखिरी 15 गिरा, गला हड्डी तक खुला, खट फिर से शांत हो गया। केवल हवा, खून का टपकना, पालकी के पर्दों की कर्कशता। शश नरसंहार के केंद्र में खड़ा था, तलवार उसकी बगल में ढीली लटकी, छाती उछल रही थी। दर्जन भर कतारों से खून बह रहा था। उसकी बाईं बांह लटकी थी, उसका दायां पैर एक बार मुड़ा, फिर टिका। वो नहीं गिरा। उसके पीछे धीरे धीरे पालकी का रेशम पर्दा अलग हुआ। एक बूढ़ी औरत, देवदत्त की विधवा मां, पहले बाहर देखी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फिर देवदत्त खुद, पतला, विद्वान, 40 के मध्य में, नीचे उतरा। उसने शवों की अंगूठी की ओर देखा, लड़के की ओर, मुश्किल से एक लड़का उनके बीच में खड़ा। शश का चेहरा खून का मुखौटा था, केवल उसकी आंखें साफ थीं। देवदत्त ने पलक झपकाई। एक धड़कन के लिए, एक धड़कन से भी कम, उसने शश को नहीं देखा। उसने एक बहुत छोटे आदमी को देखा। काले बाल पीछे बंधे, साधारण कवच, एक लंबी तलवार लाल से टपकती। अशोक। पश्चाताप से पहले, स्तूपों से पहले, आदेशों से पहले। सिर्फ एक राजकुमार जिसने अभी दया सीखी नहीं थी। दर्शन फीका पड़ गया। देवदत्त ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। वो आगे बढ़ा। तुम, उसकी आवाज टूट गई। तुम्हारा क्या नाम है, लड़के? शश ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज कर्कश थी, लगभग गायब। शशांक। देवदत्त ने सिर हिलाया, जैसे नाम में वजन हो जिसे वो अभी तक नहीं समझता था। तुमने हमें बचाया। शश ने एक बार सिर हिलाया, छोटा, थका हुआ। मैं बस भागा नहीं। मंत्री ने चारों ओर देखा, मृत भाड़े के सैनिकों, मृत गार्डों, विक्रम के शरीर की ओर, फिर शश की ओर वापस। तुम मेरे साथ पाटलिपुत्र चलोगे? उसने चुपचाप कहा। सम्राट को इसके बारे में सुनना चाहिए। शश ने जवाब नहीं दिया। वो बहुत थका हुआ था। उसकी आंखों के पीछे, उसकी खोपड़ी के अंदर, माणिक्य ने एक बार धड़काया। नर्म स्वीकृति में। कहीं ऊपर, असली दुनिया में, शश का सोता हुआ शरीर मरोड़ खाया। उसकी बाईं बाइसेप पर एक नया निशान दिखाई दिया, पतला, सफेद, बिल्कुल सीधा। उसकी मां, रसोई जाते समय अपने कमरे के पास से गुजर रही थी, रुक गई। उन्होंने अपने सोते हुए बेटे को देखा। बस एक पल के लिए उन्हें लगा कि उन्होंने उसके चेहरे पर कुछ झिलमिलाते देखा, कुछ कठोर, कुछ प्राचीन। उन्होंने सिर हिलाया, धीरे से दरवाजा बंद किया और चाय बनाने चली गई।